हिटलर के भी बारे में दिया हुआ है। हिटलर वो जो कि यूरोप का इतिहास ही नहीं बदला, यूरोप का भूगोल तक बदल के रख दिया, यूरोप का ज्योग्राफी बदल के रख दिया। लोग तो हिस्ट्री बदलता है, लेकिन हिटलर एक ऐसा शख्स था जिसने यूरोप की ज्योग्राफी को बदल कर रख दिया। आइए, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म क्या है? आईएसएम जब किसी शब्द में लग जाता है तो उसका मतलब होता है आइडियोलॉजी। क्या मतलब होता है उसका? तो नाजिज्म लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? नाजी का आइडियोलॉजी, है कि नहीं? नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। तो ये चैप्टर की शुरुआत होती है हेलमुथ नाम के लड़के से। वैसे उसका कोई बेस नहीं है इस कहानी में, तो उस बात पे उतना हम नहीं जाएंगे। हेलमुथ नाम का, चलो छोटा सा एक बता देते हैं कि हेलमुथ नाम का एक लड़का था जो कि अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिताजी उसकी माता को कह रहे थे कि हम लोगों को अब सुसाइड कर लेना चाहिए। इस बात को वो सुन के बड़ा घबरा जाता है और अगले ही दिन उसके पिताजी का लाश को वो ये करता है, उसके पिताजी अपने आप को गोली मार लेते हैं। तो आइए, अब कहानी का शुरुआत होता है वर्ल्ड वार फर्स्ट। यहीं से कहानी का शुरुआत है। जर्मनी जो है एक बहुत ही समृद्धशाली देश हुआ करता था, ये दूसरे को कर्ज दिया करता था। तो जर्मनी के पास जब पैसा आया, सब चीज़ पूरा जर्मनी समृद्धशाली हो गया, तो उसके बाद जर्मनी सोचा कि चलिए अपने राज को थोड़ा एक्सपेंड किया जाए। तो वो क्या करता है, अपने साथ सबसे पहले मिलाता है ऑस्ट्रिया को। किसको मिलाता है? ऑस्ट्रिया नाम का एक देश था जो कि जर्मनी के बगल में था। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट की शुरुआत होती है 1914 में, जो कि 1918 तक वर्ल्ड वार फर्स्ट चलता है। तो ये जो वर्ल्ड वार है ये 2 गुट में बढ़ जाता है। तीसरा गुट भी आएगा इस कहानी में, वो बाद में आएगा। जर्मनी एलाइड पावर और सेंट्रल पावर। तो एलाइड पावर में 3 देश हो जाता है, फ्रांस, रसिया और इंग्लैंड। और सेंट्रल पावर में 2 देश, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। तो होता क्या है कि युद्ध तो चलते रहता है। 1914 में ये युद्ध चालू होता है और जर्मनी उस युद्ध को जीतने की कगार पे रहता है। लेकिन जीतते जीतते 1917 में एंट्री हो जाता है इसमें यूएसए का। किसका हो जाता है? और यूएसए क्या करता है? जर्मनी को हरा देता है और 1918 में जर्मनी हार के अपने घर चला जाता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? वर्ल्ड वार फर्स्ट का इम्पैक्ट पड़ता है क्या जर्मनी पे कि उसके किंग को उसके राजगद्दी से उतार दिया जाता है। दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि एक नेशनल असेंबली ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसका नाम बाद में वेमार रिपब्लिक पड़ता है, क्योंकि वेमार नाम के जगह पे हुआ था। और तीसरा ये होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब 18 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं सभी को वोट देने का अधिकार है। अधिकार सभी को प्राप्त हो जाता है कि नहीं? आइए, तो इतना काम होने के बाद एक संधि करने के लिए बुलाया जाता है, एक शांति की संधि। लेकिन ये वाकई में शांति की संधि थी नहीं हमारे अनुसार से। और लोगों के अनुसार से ये शांति की संधि हो सकती है, पर हमारे अनुसार से ये शांति की संधि नहीं थी। और इसका नाम पड़ता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल इसका नाम इसीलिए पड़ता है क्योंकि ये वर्साइल नाम के जगह पर हुआ था। वर्साइल नाम का जो जगह है वो आउटसाइड द पेरिस में पड़ता है, पेरिस के इंटीरियर इलाका में। ट्रीटी ऑफ वर्साइल को 28 जून 1919 को साइन कर दिया गया। अब क्या हुआ कि ये जो वेमार रिपब्लिक था, इसको लोग नवंबर क्रिमिनल के नाम से कहने लगे। क्यों भाई? क्योंकि इसने ट्रीटी ऑफ वर्साइल को साइन किया था। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में ऐसा क्या था जिसके लिए लोग इसको क्या कहने लगे? नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से कहने लगे। अपनी ही सभा को, अपनी ही सरकार को, वेमार रिपब्लिक को क्या कहने लगे? नवंबर क्रिमिनल्स कहने लगे, क्रिमिनल्स के नाम से जानने लगे, है कि नहीं? तो ऐसा क्या हुआ था? तो इसका 10% पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसमें क्या हुआ था? 10% पॉपुलेशन जहाँ पे रहता था उसको ओवरसीज उसको छीन लिया गया था, उसको सीज कर लिया गया था। जर्मनी का जो 75% आयरन का रिसोर्स था उसको ले लिया गया था। जर्मनी के 26% कोल को ले लिया गया। और जर्मनी को यह कहा गया कि आप सेना नहीं रख सकते हैं। सेना रखने पर जर्मनी को पाबंदी लगा दिया गया था। यहाँ पर राइनलैंड पे कब्जा कर लिया गया। और तो और ये कहा गया कि जितना भी वार में डैमेजेस हुआ है, जितना भी इस युद्ध में सभी देशों का घाटा लगा है, सभी देशों का नुकसान हुआ है, उसको आप भरिएगा। और आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि लास्ट जो कर्ज जर्मनी अपना भरी है वो 2010 तक भरी है। कब तक? 2010 तक जर्मनी अपना ये कर्ज चुकाई है। तो सब चीज ठीक चल रहा था, लेकिन 1923 में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है। जैसे ही उस वार लोन का पहला किस्त होता है ना, जैसे हम लोग गाड़ी उड़ी खरीदते हैं तो उसमें किस्त होता है, तो वैसे ही ये भी अपना किस्त में उसको पैसा देता था, है कि नहीं? लेकिन पैसा देने पर क्या हुआ कि इसका हालत खराब हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। हाइपर इन्फ्लेशन उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कि आदमी का जीवन, रोजमर्रा की चीजें या आदमी का जीवन
रोजमर्रा की चीज़ों के महंगे होने की वजह से या किसी आपदा विपदा के कारण उसके जीवन की जो मूलभूत चीज़ें हैं उस पर खतरा आ जाए, उसी को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। उसी स्थिति को हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति कहते हैं। तो पहला हाइपर इन्फ्लेशन का कारण था वार लोन, जो कि उसको किस्त किस्त में चुकाना था। अब क्या किया, फ्रांस जो है चढ़ गया रूढ़ पे। रूढ़ एक ऐसा जगह था जो कि नेचुरल रिसोर्स का खान था, उस पर वो चढ़ गया। दूसरा, ओवर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, जर्मनी बनने लगा होशियार, सोचा कि हा नोटे नोट छाप देंगे, पूरा देश में नोटे नोट हो जाएगा। तो क्या किया, ओवर प्रिंट कर दिया, कहते हैं पैसा छापना चालू कर दिया। तो पैसा छापने से क्या हुआ, उसका क्या था उस समय करेंसी, मार्क का वैल्यू ही गिर गया। क्या हुआ, मार्क का वैल्यू गिर गया। आप सुनिए, जान के आपको ताज्जुब होगा कि $1 का कीमत जो है 26,000 मार्क था। $1 का कीमत कितना हो गया, 26,000 मार्क वैल्यू। $1 का जो वैल्यू है वो अप्रैल के महीना में 1923 में जाकर कितना हो गया, 26,000। फिर 1923 के जुलाई महीना में 3,53,000। अभी और रुकिए, 26,21,000 रुपया अगस्त में हो गया मार्क का वैल्यू $1 के बराबर। अब आइए दिसंबर में तो बवाले हो गया। दिसंबर में क्या हो गया, बवाल हो गया, 9,88,60,000 रुपया हो गया मार्क का कीमत। रुपया कह रहे हैं, सॉरी क्या करें, इंडियन है, मुंह से निकल जाता है। और इस स्थिति को हमारे इतिहासकार लिखते हैं कि इस समय तो कुछ अभी स्टेबिलिटी थी, इस स्थिति को कहा जा रहा है कि यह स्टेबिलिटी की स्थिति है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, है ना। तो 1924 से 1928 तक स्टेबिलिटी थी, लेकिन अब आ गया ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। जर्मनी की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आ गया 1929 में। उसका कारण था क्या, क्रैश ऑफ वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो कि यूएसए का था। एक प्रकार का यह शेयर मार्केट है जो कि गिर गया। अब आपका यह सवाल होगा कि शेयर मार्केट गिरा, अमेरिका में असर कैसे हो गया जर्मनी पर। तो क्या किया था अमेरिका, यूएसए, पैसा दिया था, कर्जा दिया था जर्मनी को, अब मांगना चालू कर दिया। इसका स्थिति अपने खराब था तो अपना पैसा नहीं मांगेगा, तो अपना ही पैसा मांगना चालू कर दिया कि हमारा पैसा लौटाओ। तब जर्मनी बेचारा क्या करता, ऐसा ही हारल था है? तो इसका आउटकम क्या निकल के आता है, जर्मनी का नेशनल इनकम आधा हो गया। फैक्ट्रियां बंद हुई। फैक्ट्री जब बंद होता है तो उसके बाद क्या होता है, लोग बेरोजगार होने चालू हो जाते हैं। लोग जब बेरोजगार होते हैं तो क्या करते हैं, चोरी डकैती करेंगे। अब चोरी डकैती करेंगे तो जो समाज में शिक्षित वर्ग है, जो समाज में अच्छा वर्ग है, उसमें क्या आएगा, भय का माहौल हो जाएगा कि बाप रे बाप हमारा तो सारा सामान लूट ले लो, नहीं आएगा। तो इसमें क्या हो गया, फियर का माहौल आ गया। अब जर्मनी क्या हुआ कि वेमार रिपब्लिक में अपना होप खो चुका था जर्मनी का जनता कि ना ये चलने वाला नहीं है। काहे भाई, तो एगो तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन और ऊपर से साइन किया था ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल। अब इसी समय इस कहानी के नायक और पूरी दुनिया की नज़र में खलनायक कहे जाने वाले एडोल्फ हिटलर का एंट्री होता है। आइए जानते हैं हिटलर के विषय में। हिटलर का जन्म 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया नामक एक देश में उनका जन्म हुआ था। और हिटलर ने वर्ल्ड वार फर्स्ट में, जब वह 25 वर्ष की आयु के थे, तब वर्ल्ड वार फर्स्ट में अपना योगदान दिए थे। तो हिटलर का एंट्री अब इसमें हो चुका है। हिटलर पहले आर्मी में थे और अब इनका एक पॉलिटिशियन के रूप में एंट्री होता है। तो 1919 ईस्वी में जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक पार्टी थी जर्मनी में, उसको ये ज्वाइन करते हैं और उस पार्टी के हेड बन जाते हैं। क्योंकि हिटलर जो था वो आर्मी से रिटायर्ड था, तो ऑब्वियसली वो साहसी होगा, क्योंकि वो बहुत सारे मेडल को भी तो जीत चुका था। तो वो साहसी था, बोलने में एक्सपर्ट था, उसकी बातें लोगों को प्रभावित करती थी। तो उसने क्या किया, तो उसने ये किया कि जिस पार्टी को वो ज्वाइन किया था, जर्मन वर्कर्स पार्टी को, उसका नाम बदल कर रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और चुनाव लड़ा। कब, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आने से एक साल पहले 1928 में। तो उसको वोट कितना आया, 2.6%। लेकिन जनता का होप तो 1929 में खो चुका था वेमार रिपब्लिक से। तो जनता किसी को तो विकल्प के तौर पर ढूंढती कि नहीं ढूंढती। तो मिला कौन विकल्प के तौर पे, हिटलर। कौन मिला, हिटलर। अब ये जो मौका है, यही मौका हिटलर के जीवन का समझिए कि भाग्य उदय कर दिया हिटलर के जीवन का। कौन, जर्मनी का 1929 का ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और एक समय ऐसा भी आता है
कि हिटलर 1900 इसमें आपको कब लड़ता है, 28 में इलेक्शन हुआ, 30 जनवरी दूसरा जो चुनाव था उसमें हिटलर को जो वोट आता है उसका परसेंटेज था 36%, कहाँ 2% और कहाँ 36% वोट लाकर हिटलर वहाँ अपनी सरकार बनाने में सक्षम होता है। और हिटलर किस प्रकार से डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में बदल दिया, क्यों, कैसे वो चुनाव जीता, डेमोक्रेसी से, लोकतांत्रिक तरीके से वो चुनाव जीता और डेमोक्रेसी को बदल दिया डिक्टेटरशिप में। कैसे बदला, इसका कहानी। प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग हिटलर को एक मौका देते हैं जर्मनी का चांसलर बनने के लिए, तो जर्मनी का क्या हुआ, हिटलर बन गया चांसलर। और उसके बाद क्या होता है, पार्लियामेंट में आग लग जाता है। कुछ इतिहासकार ये बात कहते हैं कि ये आग किसके द्वारा लगवाई हुई थी, हिटलर के द्वारा। तो क्या होता है, वहां पे एक फायर डिग्री पारित किया जाता है जिसके तहत लोगों का सिविक राइट को छीन लिया जाता है। सिविक राइट मतलब जैसे प्रेस हो गया, आपका स्वतंत्रता हो गया, लिबर्टी हो गया, इन सभी अधिकारों को छीन लिया जाता है। उसके बाद डेमोक्रेसी से आ गया क्या, डिक्टेटरशिप, क्योंकि आपका राइट ही छीन लिया गया, आप अब कुछ कर ही नहीं सकते, तो अब क्या हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया। तो हिटलर अपॉइंट करता है किसको, एक अर्थशास्त्री को, एक इकोनॉमिस्ट को जिसका नाम था हेजाल्मर छाछेट। क्या नाम था, इसको बोलता है, हेजाल्मर छाछेट को बोलता है कि कैसे भी करके जर्मनी के जो है अर्थव्यवस्था को सुधार दीजिए। तो ये पहला काम, ये दो काम करता है, पहला कहता है स्टॉप फाइटिंग, और दूसरा इसका जो अदर सेक्टर में काम रहता है, इकोनॉमिक्स में जो काम रहता है, अर्थशास्त्र में जो काम रहता है, वो ये रहता है कि प्रोडक्शन कीजिए, एम्प्लॉयमेंट होगा और सुपर हाईवेज। क्या, सुपर हाईवेज, ये सब तो ठीक था, लेकिन हिटलर को इसका एक बात खराब लग गया, जो ये कहा ना स्टॉप फाइटिंग। अब बताइए, सेना के आदमी को कहिएगा स्टॉप फाइटिंग, धर के निकाल दिया बाहर, कहा निकल यहां से, भगा दिया उसको। तो अब हिटलर के फॉरेन पॉलिसी पे आते हैं कि हिटलर का फॉरेन पॉलिसी क्या था। तो हिटलर का फॉरेन पॉलिसी ये रहा, उसके बाद उसको उतार दिया, उसको भगा हुआ दिया। फॉरेन पॉलिसी, लीग ऑफ नेशन बना हुआ था वहां पे, जिसमें कि जर्मनी भी था, मतलब राष्ट्रों का संघ था एक प्रकार से कहिए, लीग ऑफ नेशन था, उसमें से हिटलर जर्मनी को हटा लिया। हिटलर क्या किया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया को फिर से कंबाइन कर लिया। हिटलर का यह सिद्धांत था कि एक आदमी, एक साम्राज्य और एक नेता, और वो एक नेता वो किसको मानता था, अपने आप को, है कि नहीं। राइनलैंड और सडनलैंड पे कब्जा कर लिया। अब यहां से कहानी शुरू होता है वर्ल्ड वार सेकेंड का, जब जर्मनी आक्रमण कर देता है 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे, और पोलैंड के सपोर्ट में आ जाता है कौन, फ्रांस और इंग्लैंड, और यहीं से शुरुआत होती है वर्ल्ड वार सेकेंड की। और वर्ल्ड वार सेकेंड का एक तिनकोनिया जो अपने यहां कहा जाता है ना, तिनकोनिया समीकरण बनता है, किसके, जर्मनी, जापान और इटली के बीच में। तो जापान हुच कर ले जाता है, ये तो पहले ही हार गया था जर्मनी, कहां पे, सोवियत रसिया में, स्टालिनग्राड में ये हार चुका था। तब तक में जापान क्या किया, उरले गया यूएसए पे, उसके यूएस पर्ल हार्बर पे आक्रमण कर दिया। बस उसका मन गरमाया, वो घुसा और उसके हिरोशिमा पे, नागासाकी पे जापान में बम गिरा के वार को खत्म कर दिया 1945 में। यही था कहानी वर्ल्ड वार फर्स्ट का और वर्ल्ड वार सेकेंड का। अब आइए नाजी के आइडियोलॉजी के बारे में थोड़ा पढ़ लें। क्या था, इस सोसाइटी को रेस के आधार पर बांटता था। ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आइज जिसका रहता था उसको कहता था दीज आर ओनली डिजायरेबल पीपुल हु आर अलाउड टू लिव इन जर्मनी, और ज्यूज को अनडिजायरेबल मानता था। पीपुल आर डिवाइडेड ऑन फिजिकल अपीयरेंस, लोगों को उनके शारीरिक ढांचे पर डिवाइड किया जाता था। ज्यूज सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए। क्यों इफेक्ट हुए, क्योंकि हिटलर ये मानता था कि ये किलर ऑफ क्राइस्ट हैं। उसका पर्सनल रीजन भी था, उन लोगों को होमलेस कर दिया, घर से भगा दिया, बेघर कर दिया, उन लोगों का मास किलिंग किया गया। अब आइए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में ज्यूज को मारने को कहता था स्पेशल ट्रीटमेंट, और लंगड़ा लुल्हा को जो मारा था अपने देश में, विकलांग आदमी को, उसको कहता था यूथेनेसिया। गैस चैम्बर को कहता था डिसइंफेक्शन एरिया। अब हिटलर का टारगेट क्या था, स्कूल, यूथ और वुमेन। स्कूल में कैसे, तो ज्यूज टीचर को पहले भगाया, फिर जर्मन बच्चा ज्यूज बच्चा को अलग किया, ज्यूज बच्चा को स्कूल से भगा दिया, फिर इतिहास का किताबें को बदल दिया। इतिहास के किताब में अगर नाम रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ हिटलर का रहेगा, हटा दिया सब किताब को। अब यूथ को कैसे टारगेट किया, जंग वॉल्क, मतलब 10 साल से ऊपर का बच्चा, 10 साल से ऊपर का बच्चा मतलब उसका टीम में आ गया। अब 14 साल में नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, मतलब ग्रेजुएशन कर लिया, और 18 साल का जब वो हो गया तो उसको
मिलिट्री सर्विस देना था। अब ओमेन को ये कैसे ट्रीट करता था, तो ओमेन जो डिजायरेबल बच्चे को जन्म देती थी, उसको अवार्ड देता था। डिजायरेबल बच्चे मतलब जिनका ब्लॉन्ड हेयर हो, ब्लू आईज हो, उनको अवार्ड देता था। और अनडिजायरेबल बच्चे जो फिजिकल अपीयरेंस में हिटलर के अनुसार डिजायरेबल नहीं थे, उनको सजा दिया जाता था कि तुम ऐसा बच्चा काहे पैदा की। तो 4 बच्चा पे अवार्ड था क्या चीज का, ब्रॉन्ज, 6 बच्चा पे सिल्वर और 8 बच्चा पे गोल्ड। तो रिएक्शन था नाजी का, वो लोग न्यूट्रल था, कह रहा था हमको क्या जा रहा है, हमको थोड़े कुछ कर रहा है कि नहीं। इसके नाम पे एगो फिल्म भी बना है जिसका नाम है इटर्नल ज्यूज, द इटर्नल ज्यूज। एगो किताब लिखाया है जिसका नाम है थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स। और यहीं पे कहानी को हम करते हैं समाप्त। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।